Hello everybody, this is Ankit Tiwari. Welcome to my YouTube channel Diversion Mentor Ankit. Listen बेटा, हम लोग अपनी एक क्लास में टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाटर रिसोर्स कर चुके हैं। अब हम अपने ज्योग्राफी के चैप्टर एग्रीकल्चर का टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ और इसमें आई थिंक 10 क्वेश्चंस में पूरे की पूरी जो अपना चैप्टर है एग्रीकल्चर चैप्टर वो कवर करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा अब स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, डिफाइन इच। यानी कि हमारे भारत में कितने प्रकार की फार्मिंग होती है। देखो, दो प्रकार की फार्मिंग होती है। पहले क्या होती है सब्सटेंस फार्मिंग और दूसरी क्या होती है कमर्शियल फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग यानी कि विच फार्मिंग इज यूज्ड फॉर ओनली ऑन आवर डेली बेसिस नीड लाइक एज फूड वगैरह के लिए हम यूज करते हैं। और कमर्शियल क्रॉप्स, वो कमर्शियल फार्मिंग वो होती है जो कि हम लोग उस प्रोडक्ट्स को सेल करने या सोल्ड करने के लिए ह्यूज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कराते हैं। तो डिफाइन ईच में आते हैं। तो फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सटेंस टू कमर्शियल, यानी कि दो प्रकार से होती हैं, वेरीज करती हैं सब्सटेंस टू कमर्शियल टाइप। पहले क्या है सब्सटेंस। सब्सटेंस के दो पार्ट होते हैं, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। अब ध्यान सुनो, यहाँ पे क्या है प्रिमिटिव मतलब प्राचीन पुराना जो फार्मिंग मेथड है, जैसे प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक ए स्लैश बैरन एग्रीकल्चर। यानी कि ये जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग था, इसमें होता क्या था कि कोई स्मॉल पैच ऑफ लैंड ले लेते थे और उसको साफ वगैरह करके वहीं पे प्रिमिटिव टूल से, जैसे हो गया, फावड़ा हो गया, कुदाल वगैरह हो गए, उससे क्या करते थे थोड़ी थोड़ी गड्ढे नुमा बना के और उसी में क्या करते थे अपनी सीड्स को डाल देते थे और वो सीड्स क्या होती है धीरे धीरे ग्रो करती थी। और ऐसा होता था जब वो जहाँ के पे जो स्मॉल पैच ऑफ लैंड रहती थी, जब वो अनफर्टाइल होती थी तो हम लोग क्या करते थे उस लैंड को छोड़ के चले जाते थे। उसी का एक पार्ट है स्लैश बर्न एग्रीकल्चर, फिर दूसरी जगह पे सेम प्रोसेस करते थे। लेकिन अब इसका जो दूसरा पार्ट है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव मतलब गहन, बहुत ज्यादा, जहाँ पे लेबर इफर्ट लगे उस जगह पे क्या हम लोग कहते हैं, उस फार्मिंग हम लोग कहते हैं इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। ठीक है, प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, यानी कि जहाँ पे हाई पॉपुलेशन है उसमें उस एरिया पे लैंड पे प्रेशर कैसे पड़ रहा है। इन हेरिटेज, यानी कि जो हमारी लैंड है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, लिमिटेड एरिया उसकी, जबकि क्या हो रहा है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो प्रेशर किस पे पड़ेगा, लैंड पे पड़ रहा है। इट इज फार्मिंग यूजेस बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। अब क्या हो, लैंड क्या हो रही है धीरे धीरे कमी होती जा रही है और उससे क्या करना है, हमारी जितनी भी पॉपुलेशन उनको फीड कराना है। तो उनको फीड कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं बायोकेमिकल्स इनपुट्स वगैरह, बहुत ज्यादा इरिगेशन सिंचाई वगैरह करके हम क्या करते हैं हायर प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कराते हैं, जिसकी वजह से क्या हो हमारी हाई पॉपुलेशन को की जो नीड्स है वो फुलफिल हो पाए। अब ये थी अपनी पहले सब्सटेंस के दोनों पार्ट। अब दूसरी फार्मिंग कौन सी, अपनी कमर्शियल फार्मिंग। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फार्मिंग इज यूजेज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, एग्जांपल हाइल्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। यानी कि कमर्शियल में मैं आपको बताया हूं कि जिनका हम लोग यूज क्या करते हैं, जिन प्रोडक्ट्स को इस मोटिव से प्रोड्यूस कराते हैं कि उसको हम क्या करें सोल्ड कर सके, सेल कर सके। तो क्या होगा, हाई क्वालिटी की रहेगी, हाई एंड वेराइटी की रहेगी, बहुत ज्यादा मॉडर्न इनपुट का यूज करेंगे, बहुत ही ज्यादा बायोकेमिकल्स जैसे पेस्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, बायोकेमिकल्स हो गया। तो उससे क्या होगी हमारी जो प्रोडक्शन होगा हायर देन हायर हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा और हम उसे सोल्ड करके खूब ह्यूज क्वांटिटी में अपने ह्यूज अमाउंट को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज झूमिंग कल्टीवेशन, यानी कि झूमिंग कल्टीवेशन क्या है। ठीक, झूमिंग कल्टीवेशन बेटा क्या है, एक स्लैश बर्न की तरह का प्रोसेस होता है। उसमें भी क्या करते थे लोग, जो फॉरेस्ट एरिया रहती थी उसको, उसके पेड़ वगैरह को काट के वहां पे क्या करते थे जला देते थे। ठीक है, और ये ज्यादा प्रैक्टिस नॉर्दर्न स्टेट में होती थी। जूमिंग कल्टीवेशन इज लाइक एज ए स्लैश बर्न फार्मिंग। स्लैश बर्न फार्मिंग की तरह से ही क्या होती है, झूमिंग कल्टीवेशन होती है। इट इज फार्मिंग
इट इज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। यानी कि असम हो गया, अपना मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया और नागालैंड में इसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है, यही स्लैश बर्न फार्मिंग को। ठीक है, पामलाऊ के नाम से हम लोग इसको क्या जानते हैं, मणिपुर एरिया में जानते हैं। मिल्पा के नाम से, सॉरी दीपा के नाम से हम लोग बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है बस्तर, वहां पे दीपा के नाम से, और अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है वहां पे भी इसको दीपा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, व्हाट इज प्लांटेशन? प्लांटेशन क्या है? प्लांटेशन इज आल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। यानी कि जो प्लांटेशन होता है एक कमर्शियल फार्मिंग का ही प्रकार होता है, उसी के रूप में होता है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इन ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, है कि खूब लंबी एरिया पे, बहुत लार्ज एरिया पे क्या कहते हैं, एक सिंगल क्रॉप को ही ग्रो कराया जाता है। ठीक है, प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। यानी कि प्लांटेशन क्या करता है, एक लंबे ट्रैक्ट यानी कि लंबी एरियाज को कवर करता है, यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विथ द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। यानी कि इस फार्मिंग में क्या होता है, बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा कैपिटल्स की जरूरत होती है, और इसको ग्रो किसके द्वारा कराया जाता है, जो माइग्रेंट लेबर से, यानी कि एग्रीमेंट के तहत लाया जाता है, स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के अकॉर्डिंग लाया जाता है कि इतने टाइम के लिए आपको क्या करना होगा, वहां पे काम करना होगा। वही क्या होते हैं, अपन अपने माइग्रेंट लेबर। आर प्रोडक्ट इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल। ठीक है, और जितने भी प्रोडक्ट होते हैं प्लांटेशन के, वो सब क्या होते हैं, एक जो इंडस्ट्री होती है वहां पे रॉ मटेरियल के रूप में यूज किए जाते हैं। अब ध्यान से देखा जाए कि प्लांटेशन किन एरियाज में, किन क्रॉप्स के लिए ज्यादातर होता है इंडिया में। ठीक है, इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना ETC आर इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। यानी कि इंडिया में प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी मेजर, वो कौन सी है अपनी, टी है, कॉफी है, रबर है, शुगर केन है और बनाना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। यानी कि अपने यहाँ क्रॉपिंग सीजन भी चलता है, अपने यहाँ क्रॉपिंग सीजन 3 चलता है, उसी को हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो अपना क्या हो गया, रबी हो गया, खरीफ हो गया और जायद हो गया। ठीक है, तो इन इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन। पहला क्या है, रबी। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अब यहाँ पे एक ट्रिक दे रहा हूं कि रबी क्रॉप्स को आप लोग कैसे याद करेंगे। रबी मीन्स सूर्य होता है, जब सनलाइट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि विंटर में सनलाइट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी समय क्या होता है, इस क्रॉप्स को सोन किया जाता है, यानी कि बोया जाता है। कब, अक्टूबर टू दिसंबर। और इसको हार्वेस्ट कब कर लिया जाता है मेरे लाल, समर सीजन फ्रॉम अप्रैल टू जून। यानी कि अप्रैल से लेकर जून के महीने तक इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, इसकी कटाई कर दी जाती है। और वो मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं जो रबी सीजन में बोई जाती हैं, व्हीट हो गई, बार्ले हो गया, पीज हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया। यानी कि आपकी गेहूं, बाजरा, सॉरी गेहूं, जौ, मटर वगैरह जो बोई जाती है वो किस सीजन में, रबी के सीजन में सोन की जाती है, और क्रॉप उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है अप्रैल टू जून के महीने में। अब दूसरा क्या है, खरीफ फसल। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन सेट मानसून। यानी कि खरीफ जो होता है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि विंटर में रबी की जरूरत होती है, यानी कि सनलाइट की जरूरत होती है, विंटर में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, सभी लोग चाहते हैं कि क्या हो, सनलाइट ज्यादा मिले। उस समय क्या, रबी के क्रॉप्स। और जब सनलाइट की जरूरत ना हो, मतलब जब लोग सनलाइट को बहुत ज्यादा अच्छे से, मतलब सॉरी सनलाइट को बहुत ज्यादा नहीं यूज करना, मतलब कि सनलाइट को जैसे कुछ ऐसे, खरीफ सीजन तब आता है बेटा जब ऑनसेट मानसून आता है, यानी कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ के बारिश का महीना आ जाता है, तो उस समय क्या होती है, लोग सोचते हैं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो गर्मी से बचने के लिए चाहते हैं, तो उसी वही सीजन क्या होता है, खरीफ। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन ऑनसेट मानसून फ्रॉम जून टू जुलाई। यानी कि जून से लेकर जुलाई के महीने में इनको क्या किया जाता है, ये जो सीड्स होती है उनको सोन कर दिया जाता है। और हार्वेस्ट कब किया जाता है, इन सितंबर टू अक्टूबर। यानी कि सितंबर से लेकर अक्टूबर माह तक इसकी कटाई कर दी जाती है। मेजर क्रॉप्स कौन से हैं, जैसे पैडी हो गया, मेज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ETC। यानी कि जैसे पैडी मतलब धान हो गया, मेज मतलब
मक्का वगैरह हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, ईटीसी। ठीक है, अब ध्यान देखो, रबी खरीफ हो गया, और इनके बीच का जो ट्रांजिशन का टाइम होता है, जो बचा हुआ समय होता है, वही किसका होता है? जैद का सीजन होता है। जैद इन बिटवीन रबी एंड द खरीफ सीजन, ये 60 सीजन, यानी कि बहुत छोटा सीजन होता है, यानी कि 1 से 1.5 महीने या 2 महीने का सीजन होता है, वो ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज जैद सीजन, यानी कि उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैद सीजन कहते हैं। और वो मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं? जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, यानी कि जैसे वाटरमेलन वगैरह सब्जियां वगैरह क्या होती हैं, बहुत ज्यादा उस समय में बोई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेजर फूड क्रॉप्स विच प्रोड्यूस ग्रेन्स, यानी कि मेजर फूड क्रॉप्स कौन सी हैं? फीडर वाली नहीं, यानी कि जो ग्रेन्स हमें प्रोड्यूस करती है वो कौन कौन सी? तो हम लोग देखते हैं, पहला, देयर आर मैनी फूड क्रॉप्स विच प्रोड्यूस ग्रेन गिवन बिलो, यानी कि बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स है जो कि ग्रेन प्रोड्यूस करती है, वो नीचे दी गई हैं। पहली क्या हो गई? राइस, यानी कि आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, यानी कि राइस के प्रोडक्शन में हमारी कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब दूसरा स्थान अचीव की है चाइना के बाद। फर्स्ट पे कौन है? चाइना। ठीक है, अब इसको रिक्वायरमेंट क्या होती है? इट इज़ ए खरीफ क्रॉप्स, ये खरीफ क्रॉप्स होती है। एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर एबव, यानी कि इसको 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है। और ये देखा जाए तो ये कभी कभी लेस रेनफॉल वाली एरियाज़ में भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? हमें बहुत ज़्यादा इरिगेशन नेटवर्क को फुल कंप्लीट करना होगा। बहुत ज़्यादा इरिगेशन करने से हम क्या कर सकते हैं? वीट की राइस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, अब मेजर स्टेट कौन कौन से हैं? यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। ये मेजर स्टेट है जहाँ पे राइस को क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरी अपनी कौन सी क्रॉप्स हो गई? व्हीट, इट इज़ ए रबी क्रॉप्स। ये क्या है? जो राइस है वो खरीफ क्रॉप्स होती है, और ये क्या होती है? रबी क्रॉप्स होती है। इसको रेनफॉल कितनी की आवश्यकता होती है बेटा? कितने की रिक्वायरमेंट होती है? 50 to 75 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। और मेजर स्टेट कौन कौन से हैं जो व्हीट को प्रोड्यूस करते हैं? पंजाब हो गया अपना, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश हो गया, और बिहार और राजस्थान। अब अपनी तीसरी क्रॉप्स कौन सी है? मिलेट। मिलेट मतलब मोटे अनाज वाली, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट ग्रोन इन इंडिया, यानी कि महत्वपूर्ण मिलेट्स होते हैं, मोटे दाने वाले अनाज होते हैं जो कि इंडिया में ग्रो कराए जाते हैं। ठीक है, दाउ दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स, यानी कि इन सबको हम लोग कोर्स ग्रेन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या है? कौन से है? महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा हो गया। ठीक है, मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, झारखंड हो गया, और अपना आंध्र प्रदेश हो गया। ये हो गए अपनी मिलेट्स के बारे में। अब हमारा क्या आता है? एक मेज। मेज मीन्स मक्का वगैरह हो जो होता है। इट इज़ ए फूड एंड फूडर बोथ, यानी कि ये क्या होता है? अपने भी खाने के लिए, और जो पशुएं वगैरह हैं उनको चारा फीडर के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। किसको? मेज को। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन स्टेट में मुख्य रूप से मेज की क्या की जाती है? प्रोड्यूसिंग मेज का प्रोड्यूस होता है। अब पांचवा क्या है? पल्सेस। पल्सेस मतलब दाल। हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी पल्सेस है जिसको क्या करते हैं हम लोग? डेली बेसिस पे यूज करते हैं। जैसे वो बहुत सारी कौन सी हो गई? मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया, यानी कि जो कि इंडिया में ग्रो कराई जाती हैं। तुअर हो गया, अरहर, यानी तुअर को ही अरहर हम लोग कहते हैं। उड़द की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, और मसूर की दाल हो गई, पीज मतलब मटर की दाल हो गई, और चने की दाल हो गई, और ग्राम्स। ठीक है, अब मेजर स्टेट कौन कौन से हैं जो कि पल्स को प्रोड्यूस कराते हैं? वो मध्य प्रदेश हो गया अपना, दूसरा क्या हो गया? राजस्थान हो गया, फिर कौन सा हो गया? महाराष्ट्र हो गया, फिर उत्तर प्रदेश और
कर्नाटक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मेजर फूड क्रॉप्स विच प्रोड्यूस ग्रेन, तो ये सब कौन सी क्रॉप्स थी? ग्रेन्स वाली थी। अब क्वेश्चन नंबर 6, विच क्रॉप्स इज अदर देन ग्रेन्स डिफाइन इच, यानी कि अब ग्रेन्स के अलावा कौन सी बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिसमें ग्रेन्स नहीं होते हैं, अनाज नहीं होते हैं, लेकिन वो क्रॉप्स में मानी जाती हैं, उन सबको बताना है। ठीक है, तो पहला क्या होगा अपना शुगर केन। इट इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। क्या होती है? ये ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स भी होती है, यानी कि ये ऐसी स्थान पे भी ग्रो कराई जा सकती है जहाँ पे रेनफॉल क्या हो, लेस हो, यानी कि गर्मी भी हो ठंडी भी हो, दोनों समय में ये क्या कर होती है, ग्रो होती है। यानी कि इसको पूरी इस होने में प्रोड्यूस होने से क्या होता है, जब तक ये कटाई होती है इसकी, और बुआई से लेकर कटाई तक का समय जो होता है इसका लगभग 1 साल का लग जाता है। ठीक है। इट ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब क्या होता है, इसको ह्यूमिड या हॉट दोनों, मतलब ये ठंडी और गर्मी दोनों सीजन में ग्रो करा सकते हैं। विथ ए टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री टू 27 डिग्री एंड द एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 एंड 100 सेंटीमीटर, यानी कि रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल इसको कितने की रिक्वायरमेंट होती है? 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की होती है। और टेम्परेचर की कितनी रिक्वायरमेंट होती है मेरे लाल? 21 डिग्री टू 27 डिग्री तक होती है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। ठीक है। इरिगेशन रिक्वायर्ड इन द लेस रेनफॉल एरिया, जैसे लेस रेनफॉल एरिया में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको ग्रो करा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होती है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील, यानी कि वर्ल्ड में दूसरे स्थान पे कौन है अपनी? इंडिया शुगर केन के प्रोडक्शन में, और पहले नंबर पे कौन सी है? ब्राज़ील। मेजर स्टेट जहाँ पे शुगर केन यानी गन्ने को प्रोड्यूस कराया जाता है वो क्या है? यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया और हरियाणा हो गया। ठीक है। ऑयल सीड इन 2016 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, यानी कि जो ग्राउंड नट के प्रोडक्शन में है, जो इंडिया अपनी है, वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है चाइना के बाद। ऑयल सीड प्रोड्यूस, यानी कि हमारे यहाँ कौन सी वो ऑयल वाली सीड को प्रोड्यूस किया जाता है, वो कौन सी हैं? ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, सीसम यानी कि तिल का तेल है, सोयाबीन की सीड होती है, कैस्टर की सीड होती है। ठीक है, ये क्या थे? हमारी ऑयल सीड थी। ठीक है। अब तीसरी अपनी कौन सी क्रॉप्स है? टी। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी कि ये जो टी होती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का पार्ट होती है। मेजर स्टेट जहाँ पे टी को क्या किया जाता है, ग्रो कराया जाता है, वो कौन से? असम हो गया, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, सॉरी दार्जिलिंग नहीं, दार्जिलिंग, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, यानी कि दार्जिलिंग की पहाड़ी पे, और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में होता है दार्जिलिंग के। ठीक है। और कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में ग्रो कराई जाती है टी, तमिलनाडु में और केरल में टी को हम लोग क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। ठीक है। कॉफ़ी क्या है? कॉफ़ी एक इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स क्वालिटी, यानी कि इसकी अपनी अलग ही फेम है पूरे विश्व भर में। ये अपनी क्वालिटी के बेसिस पे विश्व भर में एक अपना अच्छा स्थान प्राप्त की। इट इज़ ए बीवरेज क्रॉप्स, यानी कि ये और ये टी और कॉफ़ी दोनों क्या है? बीवरेज क्रॉप्स होती हैं, यानी कि पेय पदार्थ जिसको कहते हैं। मेजर स्टेट जहाँ पे कॉफ़ी को प्रोड्यूस किया जाता है कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी क्रॉप्स इज नॉन फूड क्रॉप्स, यानी कि कुछ ऐसी क्रॉप्स है जो नॉन फूड्स है लेकिन उनको हम लोग फसलों की संज्ञा देते हैं। ठीक है। इट इज एन, जैसे पहला क्या हो गया, रबड़ हो गया, दूसरी कुछ फाइबर्स क्रॉप्स है जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया और नेचुरल सिल्क हो गया। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या, रबर के बारे में। इट इज ए इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया, यानी कि एक ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल क्रॉप मानते हैं हम लोग, लेकिन अब इसको क्या होती है, स्पेशल कंडीशन दिया जाए, यानी कि ज़्यादा रेनफॉल ज़्यादा इरिगेशन वगैरह करा के इक्वेटोरियल और सब इक्वेटोरियल क्रॉप्स है, जबकि
इसको ज़्यादा इरिगेशन करा के ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में भी हम लोग ग्रो करा सकते हैं। इसको रिक्वायरमेंट कितने सेंटीमीटर रेनफॉल की होती है? मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल की इसको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और टेम्परेचर कितने डिग्री मिलना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से एवं मिलना चाहिए। इट इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रा, यानी कि अब ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रा होता है, रा मटेरियल होता है, ठीक है। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसका यूज, जैसे क्या हो गया, जो रबर वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्री है उसका, उसमें रबर का बहुत ज़्यादा यूज होता है एक रा मटेरियल के रूप में ये क्रॉप्स आती है, ठीक है। और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से है? केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, अंडमान और निकोबार आइलैंड हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, फाइबर क्राफ्ट। फाइबर क्राफ्ट में कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क होता है, ठीक है। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज शेयरिंग कल्चर, यानी कि जो सिल्क फार्म्स होते हैं मलबरी से हम जब लोग सिल्क फार्म को निकाल के सिल्क फाइबर में कन्वर्ट करते हैं, वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा सेरीकल्चर कहलाता है। इसमें क्या हम लोग दो के बारे में पढ़ेंगे, कॉटन और जूट के बारे में। कॉटन, इंडिया इज द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन, यानी कि भारत को क्या माना जाता है? ओरिजिनल होम कॉटन का माना जाता है, यानी कि ऐसा बताया जाता है कि कॉटन क्या हुआ है, यहीं से कॉटन जन्म लिया है, ठीक है। एंड रिक्वायर 6 टू, इट इज अ खरीफ क्रॉप, यानी कि ये क्या है? खरीफ क्रॉप है, और इसको पूरा 6 से, यानी कि सोविंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का पूरे प्रोसेस में पूरा 6 to 8 मंथ का टाइम लग जाता है किसको? कॉटन को प्रोड्यूस कराने से लेके हार्वेस्ट कराने तक। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हो गए? महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया और पंजाब हो गया, ठीक है बेटा। अब दूसरी हम लोग पढ़ते हैं अपने जूट के बारे में। इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर, यानी कि गोल्डन फाइबर के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। जूट इज यूज टू मेकिंग, अभी देखो जूट गोल्डन फाइबर है, तो इसका यूज किस में करते हैं? इसका यूज होता है, इट इज यूज्ड मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप, जैसे रस्सी वगैरह बनाने में, गनी बैग्स अनाज वाली बोरी बनाने में, मैट्स वगैरह बनाने में इसका यूज करते हैं। अब जूट को प्रोड्यूस करने वाले मेजर स्टेट कौन से हैं? वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया और अपना मेघालय हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ टू इन्फ्लुएंस टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि किस तरह से जो रिफॉर्म आए एग्रीकल्चर के टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूटों में, वो एग्रीकल्चर को कैसे इन्फ्लुएंस किए। इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, क्या हुआ? क्रॉप इंश्योरेंस का प्रावधान आया, अगर कभी ड्रॉट पड़ जा रही है, फ्लड आ रहा है, साइक्लोन आ जा रहा है, या फिर फसलों में आग लग जा रही है, या फिर कोई डिजीज आ रही है, तो उसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस का प्रोविजन बनाया गया। इस्टेब्लिश ऑफ ग्रामीण बैंक, यानी कि ग्रामीण बैंक को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया गया, एंड बैंक और बहुत सारे बैंक्स को भी इस्टेब्लिश किया गया फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी टू द फार्मर एट लोअर रेट्स। क्यों इसको बनाया गया? कि जो फार्मर्स हैं, जो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे, उनके लिए एट लोअर रेट पे उनको क्या दिया जाए? लोन दिया जाए, जिससे वो क्या करें? अच्छी अपनी प्रोड्यूसिंग को प्रोड्यूस अच्छा करा सके और अच्छी क्रॉप्स को ग्रो करा पाए, जिसके वजह से और भी देखा जाए तो क्या हुआ? किसान क्रेडिट कार्ड लाया गया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लाया गया, यानी कि PAIS में ऐसी सिस्टम को बनाया गया कि अगर फार्मर्स को भी कुछ हो जा रहा है या फिर फसलों को भी कुछ हो जा रहा है, तो फिर क्या किया जाए? इंश्योरेंस के रूप में उनको कुछ न कुछ सहयोग राशि दी जाए। आर सम अदर स्कीम आर इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट, यानी कि इधर क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक, लोन, ग्रामीण बैंक वगैरह सपोर्ट कर रहे थे फार्मर्स का, और यहाँ पे खुद गवर्नमेंट क्या कर रही थी? KCC देके, एक्सीडेंटल स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम देके बचा रही थी, यानी कि प्रोटेक्ट कर रही थी फार्मर्स को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, व्हाट इज भूदान एंड ग्राम दान? देखो दो चीज, भूदान मतलब जब क्या किया जाए, कुछ जमीनों को ही, जैसे 1 एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़ जमीन को क्या किया जाए? लैंडलेस पीपल्स में क्या किया जाए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूदान। और जब क्या हुआ, पूरे विलेज को ही क्या किया जाए? लैंडलेस पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलेज
ग्रामदान मूवमेंट कहते हैं। भूदान ग्रामदान मूवमेंट वाज लेड बाय विनोबा भावे। एक नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकता है, हु वाज लेड भूदान ग्रामदान मूवमेंट, तो विनोबा भावे लेड करते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं किससे? महात्मा गांधी से। ही अंडरटूक पद यात्रा टू स्प्रेड गांधीज मैसेज इंटायर कंट्री, यानी कि इन्होंने एक पद यात्रा शुरू की और उसमें उस पद यात्रा में इन्होंने पूरे भारत को गांधी जी के मैसेज के बारे में बताना शुरू किया। एक बार असेंबली में इन्होंने बातों को रखी और उसी समय अपने श्री रामचंद्र रेड्डी डिक्लेयर्ड 80 एकर्स लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 80 लैंडलेस विलेजर्स, यानी कि क्या किए? जो 80 एकड़ जमीन को डिक्लेयर करते हैं श्री रामचंद्र रेड्डी की, जो 80 विलेजर्स हैं उनमें 80 एकड़ जमीन को क्या किया जाए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और यही एक्ट जो है वो किस नाम से जाना जाने लगा? भूदान के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। सम जमींदार्स ऑफर, इसी के बाद आगे बढ़ती है बात, सम जमींदार्स ऑफर्स टू डिस्ट्रीब्यूट विलेजेस, और कुछ जमींदार ने ऐसा कहा कि जो गांव का गांव है वही क्या किया जाए? लैंडलेस पर्सन्स में बांट दिया जाए, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रामदान के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू द इंडियन इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में क्या है? ठीक है, वो कैसे इंडियन इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर रहा है और कर रहा था। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट वो कितना दे रहा है कि नहीं दे रहा, उसको बारे में हम देखते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि एंशिएंट टाइम में माना जाता था कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती थी। ठीक है, दाउ इट्स शेयर in the GDP has registered to a decline trend from 1951 onwards. In 2010 to 11 about 52% of the total were declining, यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ? पहले इसको बैकबोन माना जाता था, यानी कि सब कुछ मतलब मेजर प्रियोरिटी कौन देता था? वो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर ही। धीरे धीरे क्या हुआ? लोग उससे जुड़ना कम हो गया, क्योंकि इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा लेबर इफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा मनी की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से लोग क्या हुआ? धीरे धीरे हटते गए और इसका जो शेयर होता गया वो बेटा क्या होता गया? कम होता गया। द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज ए सीरियस कंसर्न मैटर, यानी बहुत ही चिंता करने की बात हो गई। तो क्या हुआ? एक एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इकोनॉमी के सेक्टर में क्या करता था? ये बहुत ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? बहुत ही ज्यादा कम होता जाएगा। अब एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे देखते हैं, इट इज नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री, यानी कि ये जो एग्रीकल्चर है वो सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट को जनरेट नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, जैसे क्या हुआ? ठीक है, तो क्यों होती है? क्यों एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रही है? जितनी ज़्यादा कास्ट गिर जाती है उसके हिसाब से जो मार्केट प्राइस सब वो नहीं हो पाता है, इसलिए क्या हो रही है? धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट भी गायब हो रही है और जीडीपी में इसका शेयर भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है बेटा, आई होप यू एंजॉय इट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई channel. Thanks all of you for joining to me.